तो मोदी फैक्टर वाली बात आपकी सही है कि बिहार में जो भी परिणाम आए हैं वो बहुत अकल्पनीय नहीं। परिणाम अप्रत्याशित है, जैसी उम्मीद की जा रही थी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लोगों को रिजल्ट का इंतजार था, लेकिन आज का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ही रोचक रहा। जब रिजल्ट के आगे आने शुरू हुए तो दोनों पक्ष में जो है टेंशन का माहौल बन गया और धीरे धीरे अब तक ये माहौल कहीं ना कहीं बरकरार है। मोदी सरकार के दावे, इस बार मोदी सरकार 400 पार। आप देख ही रहे होंगे कि क्या कुछ रिजल्ट कह रहा है। इसी पे जुड़ने जा रहे तमाम वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि उनका एनालिसिस क्या कुछ कहता है। तो चलिए जुड़ते हैं यहाँ पर। सत्यपाल सर, आप बताइए कि लग रहा है कि मोदी सरकार 400 पार, जिस तरह से लोगों को लग रहा था, अब क्या होगा इस परिणाम अप्रत्याशित है, जैसी उम्मीद की जा रही थी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वोट का जो जातीय समीकरण और जात पात हावी रहा इस इलेक्शन में, जिस ढंग से विकास पर वोट की बात की जा रही थी, मोदी जी विकास की बात कर रहे थे और विपक्ष मोदी जी की बात कर रहा था, मोदी विरोध की बात कर रहा था। तो जात पात में ही उलझी रह गई जनता, वो विकास पर नहीं आ पाई। अब जैसे देखिए, राम मंदिर इतना बड़ा काम हुआ और फैज़ाबाद में भाजपा चुनाव हार गई। यूपी में अप्रत्याशित हुआ, ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। वहाँ दलित वोट नहीं मिल सका भाजपा को। बसपा और सपा की लड़ाई में दलितों ने सोचा कि चलो कांग्रेस को वोट दे देते हैं। कुछ वोट इधर उधर हुआ। मुस्लिम पूरी तरह से एकजुट हो गया। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में भी कुछ नुकसान हुआ। और कुछ जैसे बिहार की बात करें तो यहाँ पूरी तरह से जात हावी रहा। जैसे आप देखिए, पाटलिपुत्र में हार हुई, उसमें पूरी तरह से यादव वोट एकजुट हो गया। रामकृपाल यादव को उस ढंग से वोट नहीं मिल सका। कहीं कुछ भीतरघात की भी बात हुई, जैसे अभी काराकाट में जैसा हुआ कि पवन सिंह भाजपा के ही थे, वो खड़ा होके उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिए। फिर देखिए बक्सर में मिथिलेश तिवारी हार गए, वहाँ मिश्रा जी खड़ा हो गए जो भाजपा से टिकट के दावेदार थे, नहीं मिला। दूसरा, उम्मीदवार बदलना भी एक कारण रहा। जैसे कई जगह उम्मीदवार बदल दिए गए, तो इसका भी विरोध रहा लोगों में। और दूसरा क्या है कि जनता के मन के भाव को कैंडिडेट नहीं पढ़ पाया, वो फील गुड मोदी जी के नाम पर रह गया। जनता के बीच तक जाना, उसकी बात समझना, लोग ऊपर ऊपर जैसे मीडिया ट्रायल में रह गया और इस बात को नहीं समझ पाया कि हमको कहाँ तक कैसे काम करना है, जनता को कैसे अपनी ओर करना है। मोदी जी के नाम पर कैंडिडेट जो है पूरी तरह आश्रित हो गया, इसका भी दुष्परिणाम हुआ। सर, हिना साहब जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं, आपने देख ही लिया। और दूसरी तरफ बात करें पप्पू यादव की, तो वो अब निर्दलीय जीत गए हैं। पप्पू यादव से लोगों को उम्मीद नहीं था कि वो इस तरह से बहुमत से जीतेंगे, अब तो जीत गए हैं। तो क्या लगता है कि क्या समझा जाना कि बिहार में जो भी परिणाम आए हैं वो बहुत अकल्पनीय नहीं है। पहले से भी एक अनुमान था, विभिन्न प्रेडिक्ट थे या जो एग्जिट पोल हुए थे, और मीडिया कर्मियों द्वारा भी जो एक आकलन किया गया था, उसमें ये था पूर्णिया एक टिपिकल क्षेत्र बन गया इस पूरे चुनाव के दौरान। इसलिए टिपिकल बन गया कि एक और एनडीए प्रत्याशी, दूसरी ओर महागठबंधन नहीं राजद के प्रत्याशी, और पप्पू यादव दरअसल वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। लालू यादव उन्हें सुपौल और मधेपुरा, चूँकि शुरुआती दिनों में जो खबरें आ रही थी, पप्पू यादव कह भी रहे थे कि मैं इस दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। यानी उन्हें एक आत्मविश्वास था पूर्णिया की जनता पर और पूर्णिया के मतदाताओं पर। तो वो परिणाम आया है पप्पू यादव के पक्ष में। और मेरा मानना है कि पप्पू यादव उन क्षेत्रों से पहले भी जुड़े रहे हैं और एक राजनीतिक तौर पर उनका जुड़ाव रहा है। तो यह परिणाम बहुत अप्रत्याशित पूर्णिया को लेके नहीं है, क्योंकि उसमें एक ट्रायंगल फाइट हुआ है और ट्रायंगल फाइट में अगर महागठबंधन के उम्मीदवार या एनडीए के उम्मीदवार को शिकस्त मिली है तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया रही है। लेकिन पूरे बिहार में आप अगर इस चुनाव परिणाम को देखेंगे, जैसे आपने अभी सवाल किया था कि भाजपा का जो नारा था 400 पार, और परिणाम क्या आया।
मेरा ये मानना है कि जब हम लड़ाई के क्षेत्र में उतरते हैं या किसी जंग में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो हम अपना एक हाई एम्बिशन और लक्ष्य तो तय करते ही हैं। अगर हम अपना लक्ष्य ही तय नहीं करेंगे तो हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। और मेरा मानना है कि इसमें विपक्ष बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो। पूरे देश का सारा विपक्ष उत्तर से दक्षिण तक सारे क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ एकजुट होकर भी नरेंद्र मोदी को महज 50-60 सीटों का नुकसान कर पाई है। तो इस लिहाज से देखें, और नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज़ादी के बाद का यह एक ऐतिहासिक क्षण है वाकई, कि किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को या गठबंधन को तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। और ये तीसरी बार लगातार मैं कह रहा हूँ तो इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जब हम तीसरी बार की बात करते हैं तो पिछले 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी यानी जनता से की शिकवा शिकायतें और कुछ परेशानियां उनकी जो होती है वो साथ में लगी रहती है। क्योंकि जो सत्ता में रहता है शिकायतें उसी से होती है। विपक्ष को तो एक एज पर विपक्ष था, विपक्ष को एक फेवर यह था कि वो पिछले 10 वर्षों से सरकार से बाहर है, सत्ता से बाहर है और जनता से केवल ख्याली वादे करने हैं। लेकिन जो सरकार में रहता है उसे विभिन्न जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ना होता है। और यह नहीं कहा जा सकता है कि पिछले 10 वर्ष की सरकार जो रही है उसकी कोई उपलब्धियां नहीं रही है या फिर उन उपलब्धियों से जनता प्रभावित नहीं रही है। अगर जनता प्रभावित नहीं रहती तो पूरा विपक्ष मिलकर जितनी सीटें लाया है, बीजेपी अकेले उससे ज़्यादा सीटें लेके अभी भी आई है। और एनडीए एक कंफर्टेबल पोजीशन में जो चुनाव पूर्व माने पोल के पहले का गठबंधन है उसकी सरकार बनने जा रही है। और अब विधानसभा चुनाव में उड़ीसा में बीजेपी ने अच्छी बढ़त लेके और फुल मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रही है। तो इस तरह से ये कहा जाए कि विपक्ष की जीत हो गई या एनडीए की हार हो गई, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यह है कि विपक्ष ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक के मोदी की थोड़ी ताकत कम की है। जी सर, प्रशांत सर, ये हम पूछने जा रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इस बार के चुनाव में सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही तमाम कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में जो है ये दिखाने में रह गए कि हम मोदी सरकार के दम पर ही चुनाव जीत रहे हैं, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है कि इस बार मोदी सरकार के दावे 400 पार वाले जो है सिमट कर बहुत कम आंकड़ों पर रह गए? जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि मोदी फैक्टर, मोदी के नाम पे आप देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर अपनी रैलियों में वो कमल का इंसिग्निया दिखाते थे और वो कहते थे कि आपको ये देखकर वोट देना है। और प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से पार्टी कह रही थी कि भाई प्रत्याशी नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देख कर दीजिए। यहाँ तक कि प्रत्याशी भी जनसभाओं में जाते थे तो कहते थे कि आप हमको नहीं मोदी जी को वोट दीजिए। तो मोदी फैक्टर वाली बात आपकी सही है। दूसरा कि अभी राकेश परवीर सर ने कहा कि जो पूरी विपक्ष की ताकत मिलकर नरेंद्र मोदी एक राजनेता के रूप में उनकी शक्ति को कुछ कम कर पाई है, कमज़ोर कर दी है। क्योंकि अभी देखिए भाजपा को पिछली बार 303 सीटें थी, करीब 60 सीट कम, 242-43 के आसपास वो दिखा रहा है, उतनी सीटें हैं। और ये एक फैक्टर ज़रूर है। और जितनी सीटें पार्टी को कम आई हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगी 64 सीटें पिछले बार थी, 66 सीटें थी, तो करीब 30 सीट का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ है। इतनी ही सीटें बीजेपी को पूर्ण बहुमत से दूर कर रही है। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को कहाँ फोकस करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, कई जगहों पर उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन रहा है, कई जगह उसने तो क्लीन स्वीप किया है, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, तो वहाँ गुजरात में एक सीट छोड़कर बाकी सारी सीटें जीती हैं। बिहार में जो अपेक्षाकृत हम लोगों का गेसिंग था कि पार्टी 28 से 30 सीट लाएगी बीजेपी एनडीए का, तो उसको 34-35 के आसपास मिल रहा है। तो कई जगह प्रदर्शन ठीक है, लेकिन जैसा कि और भी हमारे सीनियर साथियों ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी तो रहता ही है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए है, यह भी एक तरह से अप्रत्याशित है। नेहरू जी को छोड़कर किसी भी के समय में लगातार तीसरी बार कोई एक नेता प्राइम मिनिस्टर बनने की स्थिति में नहीं रहा, न कि वो करिश्माई छवि वाली इंदिरा गांधी रही और या फिर कोई और दूसरा नेता रहा। तो हमको लगता है कि जनता ने भरोसा तो जताया है नरेंद्र मोदी सरकार पर या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर, लेकिन थोड़ा सा चेताया भी है।
तो सुना आपने, हम तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां पर उन्होंने ये तमाम बातों को, इस पहेली को सुलझा दिया कि आखिर क्यों इस बार मोदी सरकार थोड़ी सी मात खाई है। कहीं ना कहीं ये जो है आंख खुलने के लिए भी काफ़ी होगा, क्योंकि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई है या फिर प्रत्याशियों ने जिस तरीके से काम ना करके, काम कम करके मोदी सरकार के चेहरे को भुनाने की कोशिश की है, उनके लिए भी एक सबक साबित होगी। हालांकि ये एक दमदार बात रही कि मोदी सरकार को हराने के लिए तमाम पार्टियां, विपक्ष एकजुट हो गई, फिर भी मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में काबिज हो गए हैं। हैट्रिक लगा दिया है उन्होंने, और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए ये बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।